संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्वयं का स्वयं से संप्रेषण भाग 2। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वह एक गतिशील समाज है। संचार साधनों के अंबार ने विश्व के कोने कोने की खबर हमारे घर की चौखट पर पहुंचा दी है। इन्हीं सूचनाओं के बीच हम अपने आप को स्वयं से बेखबर पाते हैं। हमें विश्व भर की जानकारी हो गई है, किंतु अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैसे होगा इसके बिना हमारा व्यक्तित्व विकास? अंततः हमें स्वाध्याय का मार्ग अपनाना होगा। चिंतन मनन को दिनचर्या का आवश्यक और नियमित अंग बनाना होगा। बाहरी दुनिया के साथ साथ भीतरी दुनिया में प्रवेश पाना होगा। बहुत बड़ी दुनिया में प्रवेश पाना होगा। यह दुनिया बहुत बड़ी है। हमारे भीतर भी उसका अपना अलग ही आकर्षण है, मिठास है। उसके सहारे हम आसानी से बाहरी दुनिया में जी सकते हैं, अनावश्यक से बच सकते हैं। गतिशील दिनचर्या के बीच रहकर भी स्थिर और तनाव मुक्त रह सकते हैं। जीवन की सच्चाई को स्पष्ट देख लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल कार्य यह है सच्चाई को जानना, उससे भी मुश्किल है उसे स्वीकारना, उससे भी कठिन है परिष्कार। परिष्कार का नाम ही व्यक्तित्व विकास है। इसीलिए सत्य की खोज के लिए भीतर जाना होगा, स्वयं को जानना होगा। स्वयं के प्रति आसक्ति का भाव हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। भविष्य की आशंकाएं हमारी आंखों से ओझल नहीं होती, नींद में भी परेशान करती रहती हैं। यही तो तनाव का मूल कारण है। पूरे दिन कार्य करके भी नहीं लगता कि आज जो कुछ करना था वह पूरा हो गया है। पूरी उम्र जीने के बाद भी नहीं लगता कि सब कुछ कर लिया है और अब शांति से मर सकते हैं। हमें इस परिस्थिति को समझना चाहिए। इसके समझे बिना हम शरीर से, मन से, विवेक से स्थिर नहीं हो सकते, वर्तमान में जी भी नहीं सकते। बिना वर्तमान को समझे, बिना स्वस्थ वर्तमान के हमारा भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है? वर्तमान में बिना कुछ किए हमें भविष्य में फल किसका मिलेगा? बिना कुछ किए तो हमारा वर्तमान ही व्यर्थ चला जाएगा, जीवन के अर्थ ही नहीं रह जाएंगे। हमारा संकल्प हमें वर्तमान से जोड़े रखे, यह पहली आवश्यकता है। हमें कल का भय न हो। अतीत और अनागत से मुक्त रहने के लिए भी दृढ़ संकल्प और विवेक की आवश्यकता है। इसके लिए ममत्व से दृष्टि हटानी पड़ेगी, कर्म को प्रधानता देनी होगी, कर्म को लक्षित अकर्म का विवेक करना होगा। हमारी वृत्तियां ही हमारे अहंकार को जीवित रखती हैं, मन को तरंगित करती हैं, शरीर को अस्थिर करती हैं। शरीर तो मन का घर है। हमारी वृत्तियां शरीर और मन दोनों को चंचल कर देती हैं। यही क्षोभ स्मृति और कल्पना का जन्मदाता है। इसी कारण वर्तमान से हमारा विच्छेद हो जाता है। इसका समाधान किसी सीमा तक वृत्तियों के परिष्कार से हो सकता है। कर्म को कर्म मानकर कर्म करने से भी हो सकता है। कर्म से अहंकार को अलग रखना अर्थात फल प्राप्ति के भाव से मुक्त रहना जीवन को तनाव मुक्त कर देता है। स्मृति और कल्पना के लिए फिर कोई अवकाश नहीं रह जाता। कल्पना स्वतंत्र भी हो सकती है और स्मृति के साथ भी जुड़ सकती है। अधिकांशतः दोनों साथ साथ होते हैं। स्मृति के संस्कार कल्पना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन के अनुभव, ज्ञान और लक्ष्य मिलकर कल्पना को गति देते हैं। संकल्प हमें कार्य करने की भावनात्मक शक्ति देता है। संतुलित अवस्था में सब ठीक होता है, किंतु विवेकहीन होते ही क्रम बदल जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। वर्तमान सुदृढ़ होते ही स्मृति और कल्पना स्वतः संतुलित और व्यवस्थित हो जाती है। इस संप्रेषण के कई रूप हैं। एक रूप है एक तरफा संप्रेषण, यानी वन वे कम्युनिकेशन, जिसको आत्मालाप मोनोलोग्यू भी कहते हैं। प्रार्थना, उपासना, अर्चना, स्तुति, मंत्रोच्चार, हवन, जप आदि एक तरफा संप्रेषण है। यह आदेशात्मक है। हम हमारा संदेश और अभिव्यक्ति
अपने इष्ट तक पहुंचाने का उपक्रम करते हैं, उधर से संवाद नहीं होता, किंतु हमें यह अनुभूति होती है कि कोई निर्देश ग्रहण हो रहा है। दूसरा रूप है स्वयं के साथ संप्रेषण। स्वयं को संबोधित करते हुए हम अपने आप के साथ भी संवाद स्थापित करते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं। ध्यान साधना, चिंतन, मनन, लेखन, चित्रांकन, ब्रह्म के साथ संप्रेषण, समाधि जिसमें आप स्वयं अंश नहीं रहते, अंशी रह जाता है, आदि स्वयं के साथ संप्रेषण के आयाम हैं। इसके अंतर्गत हमें इस सूक्ष्म धरातल तक जाना होता है कि जो भाव अंदर से उठ रहे हैं वे किस प्रकार संप्रेषित हो रहे हैं, विचार किस प्रकार शरीर के रोम रोम में प्रकट हो रहे हैं। ये लेखन, चित्रांकन आदि जो मैं कर रहा हूँ, उनके साथ साथ मेरे भावों की यात्रा आगे से आगे बढ़ रही है। अनेक आत्माओं तक उनका संप्रेषण हो रहा है। तीसरा रूप है मौन। मौन के अनेक पहलू हैं। मौन का अर्थ निःशब्दता नहीं है। मौन में ध्वनि नहीं होती, किंतु शब्द होते हैं, स्पंदन के रूप में, उपांशु जप की भांति। जैसे माँ के मन ही मन शब्द चलते रहते हैं और वह बालक से संवाद करती रहती है, किंतु ध्वनि नहीं होती, सब कुछ मौन संवाद चलता है। यह एक पक्षीय संप्रेषण है। वैसे इसको द्विपक्षीय भी मान सकते हैं, क्योंकि मौन संवाद का प्रभाव भी देखने में आता है, उसका प्रभाव व प्रतिक्रिया प्रकट होते हैं। चौथा स्वरूप है टेलीपैथी, दूर संवेदन, दूर बोध। व्यक्तित्व के निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप स्वयं को तथा दूसरों को कितना महत्व देते हैं। यह बात मात्र कहने के लिए न होकर यदि आपके स्वभाव का अंग होती है तो समाज में भी आपका स्थान तय करती है। आमतौर पर व्यक्ति अपनी प्रशंसा ही करता है, अच्छे कार्यों का श्रेय स्वयं लेना चाहता है तथा गलतियों का दोष दूसरों के सिर पर डालता है। अपने से बात करने का पहला उद्देश्य है अपने दायित्व का बोध करना। इसके लिए एक छोटा सा संकल्प करना आवश्यक है। दिन भर के कार्यों से मुक्त होकर जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तब आंख मूंदने से पहले दिन भर के घटनाक्रम पर दृष्टिपात करें। पूरे दिन में क्या किया, क्या करने से रह गया, कैसे किया आदि का आकलन कर लें। यह भी सोचें जो किया वह क्या सही था, जो रह गया क्या उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। कार्यों में क्या आपको नीति अनीति का भान रहा, क्या आपके कार्य आपके व्यक्तित्व के अनुरूप थे, क्या आप इसी तरह का व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। कौन कौन सी बातें आपके व्यवहार में ऐसी थी जिन्हें आप अब बदलना चाहते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न आप स्वयं से करें और इनके उत्तर स्वयं के भीतर ही खोजें। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से नहीं बोल पाएंगे, स्वयं से आप कभी भाग नहीं सकते। अतः सत्य को सामने देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है। आपके निरंतर चिंतन से आपका वर्तमान परिचय बदल जाएगा। आप संकल्प करें कि आपको बदलना है। प्रातःकाल जब आंख खुले तो बिस्तर से उठने की अपेक्षा आप फिर आंख मूंद लें। रात की बातों को दोहराएं, अपने संकल्प को दोहराएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको संकल्प पूरा करने की शक्ति दे, लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे। फिर देखिए आपका दिन कैसे बीतता है। शाम को आप अपने आकलन में स्वतः ही नया व्यक्तित्व देखेंगे, जादू जैसा असर। कुछ ही समय में आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा। आप अपने आसपास के सभी लोगों और प्राणियों के प्रति संवेदनशील होने लगेंगे। आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा। स्वयं से बातचीत की नियमितता एक बड़ा वरदान साबित होगा।